हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो देखिए कुंभा के प्रमुख संघर्षों के बाद अब मैं बात करता हूं कुंभा के प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं। देखो जनरली कुंभा के प्रमुख निर्माण कार्यों की अगर मैं बात करता हूं तो देखो हम बात करते हैं राणा कुंभा जो है इसे राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की स्थापत्य कला के पितामह कहलाते हैं कौन? राणा। राजस्थान की स्थापत्य कला का पितामह कहलाते हैं कौन? राणा कुंभा। क्योंकि इन्होंने ऐसा सेक्शन ही नहीं छोड़ा जिस सेक्शन में इन्होंने निर्माण कार्य नहीं कराए हों। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं प्रमुख दुर्गों की बात करता हूं। प्रमुख दुर्गों में कविराज श्यामल दास एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास जो है उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। ग्रंथ का नाम था वीर विनोद। क्या नाम था? वीर विनोद। और इस ग्रंथ में ये कहते हैं कि मेवाड़ में स्थित कुल कितने? 84 दुर्ग। मेवाड़ में स्थित कुल 84 जो दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। तो मेवाड़ में स्थित 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला राणा कुंभा ने करवाया। ये बात किसके द्वारा कहेगी? कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कही। इनमें से कुछ देखो प्रमुख ग्रंथों की मैं आपसे प्रमुख दुर्गों की बात मैं आपसे करता हूं। प्रमुख दुर्गों में सबसे पहला है कुंभलगढ़ दुर्ग। इन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी, राणा कुंभा जो है उन्होंने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण कराया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा क्या? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी है, जो कि विश्व में चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। ठीक है, डिटेल से हम दुर्गों में बात करेंगे। फिर मैं बात करता हूं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक और दुर्ग स्थित है जिसे हम बोलते हैं कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी बुलंदी पर स्थित है कि इसको देखने पर सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। ठीक है, तो कटारगढ़ दुर्ग ये भी कहां है? राजसमंद में है। बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ दुर्ग, देखो अचलगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण कार्य जो है परमार शासकों ने अपनी कुल देवी अचला देवी के नाम पर करवाया था। मैंने पढ़ाया आपको परमार राजवंश। ठीक है, लेकिन इस दुर्ग का पुनः निर्माण जो करवाया गया वो कराया गया राणा कुंभा के द्वारा। आप ध्यान करिएगा, मैंने आपको सिरोही के चौहान पढ़ाए थे और सिरोही के चौहानों में मैंने एक बात आपसे कही थी। 1451 ईस्वी में सिरोही के चौहान जो है या सिरोही पर मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये लाइन मैंने आपको सिरोही के चौहानों की अंतिम लाइन लिखाई थी। ठीक है, देखना आप उसको। तो इस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः, चूंकि अब मैंने कहा कि भाई 1451 ईस्वी में जब राणा कुंभा ने अधिकार कर लिया तो उस अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने कराया। बैराठ दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि बैराठ नाम आते हम बैराठ जयपुर मतलब विराटनगर जयपुर की बात करते हैं, जबकि बैराठ दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में है। भोमट दुर्ग, भोमट क्षेत्र हम जानते हैं। भोमट क्षेत्र किसको बोलते हैं? भोमट क्षेत्र भौगोलिक उपनाम पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, मैंने पढ़ाया आपको। सिरोही, इसके अलावा डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में बेसिकली गुजरात के सीमावर्ती वह क्षेत्र जहां बहुत ज्यादा भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो भीलों को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने इस क्षेत्र में भोमट दुर्ग का क्या कराया? निर्माण कराया। ठीक है, तो ये डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही वाला जो भूभाग है। मचान दुर्ग, बेसिकली मेर जो जाति थी इस जाति के विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कौन सा दुर्ग बनाया? मचान दुर्ग बनाया। तो इस प्रकार से ये इसके द्वारा निर्मित क्या है? प्रमुख दुर्ग है। मैंने कहा कविराज श्यामल दास ने अपने ग्रंथ वीर विनोद में कहा कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण तो अकेले किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, दूसरा मैं बात करता हूं प्रमुख मंदिर। क्या बात करता हूं? प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिरों में देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं आदि वराह। आदि वराह, वराह मतलब विष्णु। ठीक है, बेसिकली ये विष्णु भक्त थे। हम कह सकते हैं कि भाई इनके जो भी निर्माण कार्य हैं मोस्टली विष्णु को समर्पित रहे हैं। ठीक है, भगवान विष्णु जी के ये भक्त रहे हैं। देखो आदि वराह जो है आदि वराह मंदिर का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कराया। कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम भी, क्योंकि हम जानते हैं श्याम मतलब कौन? श्याम का मतलब कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं। ठीक है, विष्णु जी के अवतार हैं श्री राम श्री कृष्ण जो है।
तो कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ 3 जगह बनाए गए। चित्तौड़गढ़ का जो कुमश्याम है इसमें मीरा, कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई जो है वो हम कह सकते हैं कि इसमें पूजा करती थी, इसलिए इसे मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो चित्तौड़गढ़ का जो कुमश्याम मंदिर है क्या कहलाता है? मीरा मंदिर कहलाता है। ठीक है। कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर और कैलाशपुरी गांव में मैंने एकलिंग जी का मंदिर, उसका निर्माण बप्पारावल ने कराया, पुनर्निर्माण किसने कराया था? राणा मोकल ने। और कैलाशपुरी के विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा ने। कुशाल माता और बैराठ माता, देखो बैराठ दुर्ग और बैराठ माता दोनों क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। ये कहाँ है? बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा देखो ये तो कुंभा ने खुद ने बनवाए, लेकिन कुंभा के समय में 2 मंदिर में और बात कर रहा हूं। श्रृंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित एक मंदिर है। बेसिकली इस मंदिर का निर्माण जो है एक जैन श्रेष्ठी, एक जैन व्यापारी वेलाक, ठीक है, जैन व्यापारी वेलाक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। देखो ये जो श्रृंगार चंवरी है ये 16वें जैन तीर्थंकर हुए। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ कौन हुए? 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ को समर्पित है। ठीक है। आगे बात करता हूं रणकपुर के जैन मंदिर। इन जैन मंदिरों का निर्माण 1439 ईस्वी में, 1439 ईस्वी में कुंभा के जैन मंत्री धरणक शाह द्वारा करवाया गया। ठीक है। ये 1444 खंभों के मंदिर हैं, 1444 खंभों के मंदिर हैं। ठीक है। देखो शिल्पकार की मैं आपसे बात करता हूं। इन मंदिरों के शिल्पकार थे देपाक। कौन थे? देपाक। और ये एक नदी पड़ती है मदाहा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी एक बार पेपर में पूछा गया कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मदाहा नदी के किनारे स्थित है। इन मंदिरों के शिल्पकार कौन है? देपाक है। निर्माण जैन व्यापारी धरणक शाह द्वारा 1439 ईस्वी में कराया गया। 1444 खंभों के क्या है? मंदिर है, इसलिए रणकपुर को स्तंभों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुंभा द्वारा निर्मित क्या थे? प्रमुख दुर्ग और प्रमुख मंदिर। उसके बाद देखो आगे कुंभा द्वारा निर्मित प्रमुख इमारत की मैं आपसे बात करता हूं, और वो इमारत है कौन सी? विजय स्तंभ। कौन सी इमारत है? विजय स्तंभ। देखो विजय स्तंभ के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। विजय स्तंभ जो है उसका निर्माण 1437 ईस्वी में हुआ। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध जो है उसके उपलक्ष्य में उसका क्या कराया गया? निर्माण कराया गया। मैं नेक्स्ट लिख देता हूं विजय स्तंभ। अगली जो इमारत है विजय स्तंभ। तो देखो सबसे पहली बात तो मैं बात करता हूं विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दूसरी बात देखो निर्माण 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में ठीक है। देखो इसके मैं शिल्पकार की बात करता हूं तो इसके शिल्पकार थे मंडन। कौन थे? मंडन। इसके मैं मूर्तिकारों की बात करता हूं जेता एवं उसके पुत्र नापा, पोमा और पूंजा, ये सिर्फ मूर्तिकार थे। देखो ये जो इमारत है 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला एक इमारत है
जिसकी ऊंचाई कितनी है 122 फीट, इसकी क्या है ऊंचाई है। ठीक है, देखो ये जो इमारत है, इस इमारत के उपनामों की मैं आपसे बात करता हूं। उपनाम, इसे कहा जाता है विष्णु स्तंभ। क्या कहा जाता है? विष्णु स्तंभ। इसे कहा जाता है गरुड़ स्तंभ। इसे कहा जाता है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या अजायब घर। इसे कहा जाता है वेश्याओं का मंदिर। इसे कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, ये सारे इसके क्या हैं? उपनाम है। विष्णु स्तंभ, गरुड़ स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, अजायब घर, वेश्याओं का मंदिर है, कीर्ति स्तंभ। देखो विष्णु स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश अजायब घर। देखो इस इमारत की प्रत्येक जो पत्थर है वो एक मूर्ति का डिजाइन लिए हुए है। ठीक है, इमारत का प्रत्येक पत्थर मूर्ति का डिजाइन है अपने आप में। ठीक है, और उनमें ज्यादातर नग्न अवस्था की मूर्तियां हैं। ठीक है, इसलिए वेश्याओं का मंदिर बोल देते हैं। और अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं, इसलिए विष्णु स्तंभ बोलते हैं, विष्णु को समर्पित है। कीर्ति मतलब विजय के उपलक्ष्य में, कीर्ति के उपलक्ष्य में ये निर्माण हुआ है, इसका तो कीर्ति स्तंभ बोल देते हैं। तो ये सारे क्या है, इसके उपनाम है। देखो हम बात करते हैं इतिहासकार, अगर मैं कर्नल जेम्स टोड की बात करता हूं, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो है इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताते हैं। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत। और अगर मैं बात करता हूं, एक और इतिहासकार हैं, इतिहासकार फर्ग्यूसन। इतिहासकार फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन जो है इसकी तुलना रोम के टार्जन से करते हैं। रोम के टार्जन, रोम में एक इमारत है टार्जन नाम की। ठीक है, वो भी बहुत काफ़ी ऊंची है। ठीक है, बहुत कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की और कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत बताया। ठीक है, तो ये हुए इसके क्या उपनाम। देखो आगे हम देखते हैं राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके लोगों में इसी इमारत का प्रयोग किया गया है। मैंने कहा कि मंडन के नेतृत्व में इस इमारत का निर्माण हुआ। मूर्तिकार, ये जो जितनी मूर्तियां बनाई उनके निर्माणकर्ता कौन थे? जेता, उसके पुत्र नापा, पामा और पूंजा। तो ये तो हुई विजय स्तंभ की बात। इसके अलावा देखो एक और घटना है, एक और इमारत है जिसको हम बोलते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं, ये 7 मंजिला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट है। ठीक है, निर्माण की बात करता हूं। निर्माण जैन व्यापारी जीनाजी या जीजाजीद के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, और ये प्रथम जैन तीर्थंकर कौन? आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। तो ये हुई जैन कीर्ति स्तंभ की बात और ये हुई विजय स्तंभ की बात। दोनों इमारतें क्या हैं? अलग अलग हैं। वो 7 मंजिला है, लगभग 75 फीट है। ठीक है, ये कितनी है? 9 मंजिला है, 122 फीट है। देखो विजय स्तंभ जो है इसकी जो अंतिम मंजिल है, 9वीं मंजिल जो है
वो बिजली गिरने से टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका पुनः निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने कराया। किसने कराया? महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। तो नवी जो मंजिल टूटी थी, ठीक है, इसका पुनः निर्माण जो कराया गया वो किसके द्वारा कराया गया? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। देखिए विजय स्तंभ जो है, इसी के निकट एक हम प्रशस्ति देखते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या देखते हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना भी राणा कुंभा के समय में हुई। एक और मैं बात कर रहा हूं, कौन सी प्रशस्ति? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है, 1460 ईस्वी में इस प्रशस्ति की रचना हुई। कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, विजय स्तंभ के पास में ही है। किस भाषा में? बेसिकली ये मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है, मेवाड़ी भाषा में लिखी हुई है। इसमें राणा हम्मीर से कुंभा तक का इतिहास वर्णित है। कुंभा तक का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। इसके प्रशस्तिकार या मैं कहूं कि रचनाकार कौन थे? अत्रि भट्ट एवं उसके पुत्र महेश भट्ट। शुरुआत की किसने? अत्रि भट्ट ने, और पूर्ण कराया किसने? महेश भट्ट ने। इस प्रकार से ये हुई क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और ये हुआ कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ। और एक इमारत हमने देखी, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। हाँ देखिए, कुंभा के निर्माण कार्यों के बाद हम देखते हैं, कुंभा जो है, मैंने कई उपाधियां आप उनकी बताई है। अभिनव भट्टाचार्य, नाटक राजकर्ता, इसका मतलब संगीत प्रेमी थे। क्या थे? संगीत पे। तो कुंभा के संगीत प्रेम की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो देखो कुंभा के संगीत गुरु थे, अलग से संगीत के स्पेशल गुरु थे। कौन? सारंग व्यास। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास थे। कुंभा के देखो एक बार पेपर पूछा गया, कुंभा किस लोकवाद्य को बजाता था? ठीक है, तो बेसिकली वीणा नामक लोकवाद्य को बजाता था। एक उपाधि भी इन्होंने धारण की, वीणा वादन प्रवीणेन, मतलब वीणा वादन में निपुण, प्रवीण, ठीक है। तो वीणा वादन प्रवीण के नाम से भी कुंभा को जाना जाता था, क्योंकि इनका प्रमुख जो लोकवाद्य था वो क्या था? वीणा था। आगे चलकर देखो, संगीत से रिलेटेड प्रमुख ग्रंथों की मैं आपसे बात करता हूं। संगीत से जुड़े हुए प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो था संगीत राज। कौन सा ग्रंथ था? क्वेश्चन पूछा जाता है, कुंभा द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था वो कौन सा था? वो था संगीत राज। संगीत राज कितने भागों में? ये क्वेश्चन पूछा गया पटवार एग्जाम में कि संगीत राज ग्रंथ कुल कितने भागों में विभाजित था? 7, 5, इस प्रकार से पूछा गया। तो ये जो ग्रंथ है ये 5 भागों में विभाजित है। पाठ कोश, देखो पाठ, उसके बाद गीत कोश, उसके बाद वाद्य कोश, नृत्य कोश, और लास्ट है रस कोश। तो ओवरऑल देखो संगीत से जुड़ी हुई बातें हैं, गीत, रस, नृत्य, वाद्य, ओवरऑल, ठीक है। तो ये 5 भागों में क्या था? डिवाइड था। कौन सा ग्रंथ? संगीत राज। आगे हम बात करते हैं, अगला ग्रंथ है संगीत मीमांसा, संगीत गीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आरएस के एग्जाम में, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। एक ग्रंथ कोई भी वो दूसरा लिख देता है और वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वाद्य प्रबंध, ठीक है, सुधा प्रबंध, हरि वार्तिका, संगीत सुधा, रसिक प्रिया। देखो एक हम बेसिकली ग्रंथ देखते हैं गीत गोविंद, इसको लिखने वाले थे जयदेव। कौन थे? जयदेव। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद जो है बड़ा एक क्रिटिकल ग्रंथ था, क्रिटिकल लैंग्वेज में ग्रंथ था। इस ग्रंथ को पुनर्व्यवस्थित करके क्या लिखी गई? इसकी टीका लिखी गई, टीका टिप्पणी करके इसको लिखा गया। और किस नाम से लिखा गया? रसिक प्रिया के नाम से। तो गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया भी किसने लिखी? राणा कुंभा ने लिखी। ऐसे देखो एक और ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी गई, किस नाम से लिखी गई?
कामराज रतिसार। कामराज रतिसार के नाम से संगीत रत्नाकर की टीका लिखी गई और रसिक प्रिया के नाम से गीत गोविंद की टीका लिखी गई। और नेक्स्ट है चंडी शतक की टीका। कौन सी? चंडी शतक की टीका। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, तो देखो ये कुंभा के कुछ प्रमुख संगीत ग्रंथ थे। कुंभा का संगीत प्रेम दर्शाता है, वीणा वादन करते थे, संगीत गुरु की बात की, सारंग्यास और कुछ प्रमुख संगीत ग्रंथों की बात की। देखो कुंभा की जो पुत्री है, कुंभा की पुत्री जो है वो थी रमाबाई। कौन थी? रमाबाई। रमाबाई कौन थी? हम कह सकते हैं कुंभा की पुत्री थी। कुंभा की पुत्री रमाबाई जो है ये भी संगीत प्रेम थी, संगीत प्रेमी थी। ठीक है, ये भी संगीत से बड़ा लगाव रखती थी। ठीक है, इन्हें वागीश्वरी उपनाम से जाना जाता था। किस नाम से? उपनाम वागीश्वरी। वागीश्वरी उपनाम से भी जाना, वागीश्वरी उपनाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इस नाम से इसको जाना जाता था। कुंभा की पुत्री रमाबाई ये भी संगीत प्रेमी थी और निश्चित रूप से इन्हें वागीश्वरी उपनाम से जाना जाता था। वागीश्वरी उपनाम से क्या करती थी? काव्य रचना करती थी। ठीक है, तो ये कुंभा की पुत्री हुई कौन? रमाबाई। तो हम कह सकते हैं कुंभा और उसकी पुत्री का संगीत प्रेम की मैंने आपसे बात की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान, क्योंकि हमने पढ़ा है राणो राय। ठीक है, राणो रासो, राणो राय। ठीक है, विद्वानों के आश्रयदाता, तो खुद भी विद्वान थे और इनके दरबार में बहुत सारे दरबारी विद्वान भी रहते थे। हाँ, देखिए कुंभा के निर्माण कार्य और कुंभा के संगीत प्रेम को पढ़ने के बाद अब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि कुंभा जो है उन्होंने राणो राय, विद्वानों के आश्रयदाता की उपाधि प्रदान की। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे दरबारी विद्वान उनके दरबार में रहते थे, उनके बारे में नेक्स्ट में आपसे बात कर रहा हूं। देखिए प्रमुख दरबारी विद्वानों में सबसे पहले हम देखते हैं मंडन। मंडन जो है मूलतः गुजरात का निवासी था और कुंभा के शासन काल में जितने भी निर्माण कार्य हुए, समस्त निर्माण कार्यों के आर्किटेक्चर, समस्त निर्माण कार्यों के शिल्पकार कौन थे? मंडन थे। हम कह सकते हैं, आपसे पूछा जाए कि कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान और शिल्पकार कौन थे? वो थे कौन? मंडन। देखो मंडन द्वारा बहुत सारे ग्रंथों की क्या की गई? रचना की गई, जिससे सबसे पहला ग्रंथ हम देख रहे हैं रूप मंडन। क्या देख रहे हैं? रूप मंडन। और रूप मंडन जो ग्रंथ है, बेसिकली मैं यहां लिख देता हूं संबंध, कि ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ का संबंध किससे था? तो देखो रूप मंडन का संबंध मूर्ति कला से था। किससे था? मूर्ति कला से। ये क्वेश्चन भी कई बार यहां से पूछा जाता है कि किस ग्रंथ का संबंध, मंडन के रूप मंडन नामक ग्रंथ का संबंध किस कला से था या किससे संबंधित था? मूर्ति कला से। ठीक है, दूसरा है वास्तु मंडन। वास्तु मंडन जो है वो वास्तु कला से संबंधित था। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है देवता मूर्ति प्रकरण, या ये पूछा जाता है रूप अवतार। रूप अवतार का संबंध किससे है? मूर्ति निर्माण शैली से है, मूर्तियों के निर्माण से संबंधित है, मूर्ति निर्माण शैलियों से संबंधित है। राजवल्लभ या भूपति वल्लभ जो है इसका संबंध राजमहल और आवास निर्माण से है। प्रासाद मंडन, प्रासाद बोलते हैं महलों को, तो महलों के निर्माण से संबंधित ग्रंथ है प्रासाद मंडन। नेक्स्ट हम देखते हैं वैद्य मंडन। वैद्य बेसिकली व्याधि मतलब बीमारियों के निवारण से संबंधित है। शोकुन मंडन, शोकुन मंडन शगुन अपशगुन से संबंधित है। ठीक है, कब निर्माण कार्य होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। कोदंड मंडन, कोदंड का तात्पर्य होता है धनुष, धनुष विद्या से संबंधित। ठीक है, कोदंड मंडन। और वास्तुसार, वास्तुसार जो है दुर्ग और नगर निर्माण से संबंधित ग्रंथ है। तो हम कह सकते हैं ये मंडन द्वारा प्रमुख रचित ग्रंथ और किस किस क्षेत्र से वो संबंधित है उनके बारे में मैंने आपसे बात की है। देखो मंडन जो है इनका भाई था नाथा। क्या नाम था? मंडन का भाई कौन था? देखो नाथा। नेक्स्ट अगला जो विद्वान है वो मंडन के भाई है नाथा। नाथा कौन है? मंडन के भाई हैं। इन्होंने ग्रंथ लिखा वास्तु मंजरी। क्या लिखा? वास्तु मंजरी। अगला जो विद्वान है वो है गोविंद। गोविंद जो है ये क्या कौन थे? ये मंडन के पुत्र थे। ठीक है, तो मंडन का भाई नाथा और मंडन के पुत्र कौन? गोविंद। ये भी राणा कुंभा के दरबार में रहते थे। गोविंद के द्वारा ग्रंथ लिखा गया उद्धार धारिणी, द्वार दीपिका, कला निधि और सार समुच्चय। ये क्वेश्चन RAS प्री एग्जाम 2018 में यहां से पूछा गया, जिनमें से 3 ग्रंथ तो लिख दिए किसके? गोविंद के, और एक ग्रंथ किस दूसरा लिख दिया। ठीक है, तो ओवरऑल यहां से पूछा गया निम्न में से कौन सा ग्रंथ गोविंद कुंभा के दरबार विद्वान गोविंद का नहीं है।
ठीक है। तो उद्धारधारिणी, द्वारदीपिका, कलानिधि जो ग्रंथ है इसका निर्माण है देवालय शिखर निर्माण। देवालय शिखर जैसे मंदिर वगैरह जो बनाते हैं उनके जो ये शिखर बनते हैं, इस शिखर के निर्माण से रिलेटेड है कौन सा हमारा कलानिधि। एक ग्रंथ है सार समुच्चय, कौन सा ग्रंथ, सार समुच्चय। गोविंद का सार समुच्चय जो ग्रंथ है वो किससे रिलेटेड है, आयुर्वेद से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक ग्रंथ है सार समुच्चय। तो ये हुए कौन, मंडन के पुत्र गोविंद। उसके बाद कवि मेहा जो है उनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया, कौन सा ग्रंथ, तीर्थमाला। ठीक है। हीरानंद मंडन के दरबार में रहने वाले एक दरबारी विद्वान थे। कुंभा इसे अपना गुरु मानते थे, क्या मानते थे, कुंभा इसे अपना गुरु मानते थे। इसे कुंभा के द्वारा कविराज की उपाधि प्रदान की गई। तो कुंभा के गुरु और कुंभा द्वारा इसे क्या, कविराज की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है कान्हड़ व्यास। कुंभा के दरबार में बहुत सारे दरबारी विद्वान हैं, उन समस्त दरबारी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ दरबारी विद्वान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, कान्हड़ व्यास है। देखो कुंभा ने एक ग्रंथ लिखा एकलिंग महात्म्य, कौन सा ग्रंथ, कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ को पूर्ण करने का जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया, कान्हड़ व्यास को। तो हम कह सकते हैं कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को किसके द्वारा किसने पूर्ण किया, कान्हड़ व्यास ने पूर्ण किया। ठीक है। आगे अन्य दरबारी विद्वान, देखो यहां से भी आरएस के एग्जाम में, आरएस प्री 2016 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो यहां से अक्सर क्वेश्चन बनता है। क्लास थोड़ा सा अलग टाइप की है, बहुत ज्यादा कहानियां वानियां मैंने नहीं सुनाई है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा बनते हैं, ये ध्यान रखना। इतिहास में जो कंटेंट आपको टफ लगेगा वही कंटेंट पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। ये कहानियां वहानियां जो हैं ये ज्यादा पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, ये सब जानते हैं। ठीक है। जो भी कंटेंट आपको टफ लगेगा समझ लेना वहीं से क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है। तो अन्य विद्वानों में बात करते हैं, टिल्ला भट्ट, सोमदेव, सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी और सुंदर सूरी। तो ओवरऑल ये अन्य प्रमुख दरबारी विद्वान हुए। तो देखो कुंभा जो है, हम बहुत पिछली क्लास में भी कुंभा ही पढ़ा है। कुंभा की बात की जाए तो कुंभा के निर्माण कार्य, कुंभा के संघर्ष, कुंभा का संगीत प्रेम, कुंभा का के दरबारी विद्वान, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास कुंभा का हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। ठीक है। राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास के काफी महत्वपूर्ण शासक हुए राणा कुंभा। शासनकाल 1433 से 1468 रहा। बहुत लंबे समय तक इन्होंने क्या किया, आप देखिए लंबे समय तक इन्होंने शासन किया है। और लगभग 33 से 68 हम कह सकते हैं, लगभग कितने वर्ष हो गए भाई, 35 वर्षों के लंबे शासनकाल के पश्चात अंतिम समय में, अब मैं इसके देखो अंतिम समय की बात कर लेता हूं। अंतिम समय में ये अंतिम समय में ये उन्माद रोग से ग्रसित हुए, उन्माद रोग से ग्रसित हुए। ठीक है। इस परिस्थिति में इसके पुत्र, देखो कुंभा के पुत्र राणा उदा, या इसी को बोलते हैं उदयकर्ण, इन्होंने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में, कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की क्या कर दी, हत्या की। तो राणा कुंभा की हत्या किसने की, राणा कुंभा के ही पुत्र हुए राणा उदा। ठीक है। उन्होंने 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। इस प्रकार से एक लंबे शासनकाल के पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक क्या हो गए, समाप्त हो गए। बेसिकली कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कुंड पड़ता है, मामादेव कुंड। कौन सा, मामादेव कुंड। और इस कुंड के निकट राणा कुंभा की उसके पुत्र राणा उदा ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या करके सोम मेवाड़ के शासक बन गए। तो आज की वीडियो क्लासेज में मैं इतनी ही आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपसे बात करूंगा राणा उदा। ठीक है। शासनकाल राणा उदा जो है उनका शासनकाल रहा है 1468 से 1473। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम शुरुआत करेंगे कहां से, राणा उदा से। आज हमने बात की है इस वीडियो क्लासेस में कुंभा से रिलेटेड शेष बची हुई बातें। थैंक यू।